बिहार की एक जेल में एक कैदी बंद होता है जिसे सजा हो चुकी थी और वह अपनी सजा काट रहा था। उस कैदी का नाम होता है सतीश। अब सतीश रोज के रोज उसका एक नियम था कि जब भी उसे एक पुलिस वाला देखा करता, यानी जो उसकी बैरिक की देखभाल करने के लिए सुबह सुबह आया करता है, तो उससे बड़े ही प्यार से कहा करता कि साहब क्या रजनी मुझसे मिलने के लिए आई। अब इस बात को सुनकर वह पुलिस वाला मना कर देता है और रोज के रोज का यही सिस्टम उसका चल रहा था। अब तभी एक दिन की बात होती है कि जो जेलर साहब होते हैं वो राउंड पर होते हैं और उनके साथ ही वो पुलिस वाला होता है। अब जेलर साहब तो थोड़ा अंदर चले जाते हैं और जो पुलिस वाला होता है वो दरवाजे पर खड़ा हुआ था। अब तभी यहाँ पर जो सतीश होता है वह फिर से उसके पास जाकर उससे यही सवाल करने लगता है। तो जो पुलिस वाला उसे धमकाने लगता है, कहता है कि बड़े साहब हैं, पागल तो नहीं हो गया, जाकर वहाँ पर चुपचाप बैठ जा। लेकिन जो जेलर साहब होते हैं वह इस बात को नोटिस कर लेते हैं और उसके बाद पूछने लगते हैं कि क्या बात कर रहा है तुमसे। वे जान रहे थे कि कहीं ऐसा तो नहीं ये इससे रिश्वत वगैरह लिया करता हो और कोई सामान देने के लिए शायद इसे यहाँ पर आया हो। ऐसा सोचकर जो जेलर साहब उसे धमकाने लगते हैं, लेकिन तभी वो कहता है जो पुलिस वाला था कि साहब ऐसी कोई बात नहीं है, दरअसल ये काफ़ी दिनों से किसी लड़की का इंतजार कर रहा है जो कि इसके हिसाब से इससे मिलने के लिए आने चाहिए थी, जिसका नाम रजनी होता है, और वो अभी तक आई नहीं है। इस बात को सुनकर जेलर साहब बड़े हैरान हो जाते हैं और उसके बाद कहते हैं कि क्यों भाई, क्यों इंतजार कर रहे हो और कौन है वो लड़की। तो उसके बाद वो कहता है कि साहब मैं उससे प्यार किया करता हूँ और उसने ना चुपके चुपके मेरा पूरा केस के लिए वकील वगैरह भी किए हैं, इसीलिए वो मुझसे मिलने ज़रूर आएगी, क्योंकि उसके परिवार वाले थोड़े पैसे वाले हैं ना, तो इसी वजह से शायद वो छुपते छुपाते आएगी और इसीलिए मैं रोज़ के रोज़ पूछा करता हूँ। इस बात को सुनकर वो पूछने लगते हैं कि क्यों, ऐसे क्यों है, जब वो तेरे केस में पैसा लगा सकती है तो तुझसे खुलेआम मिल नहीं सकती, कौन लगते हो तुम उसके। तो उसके बाद यहाँ पर जो लड़का सतीश होता है उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और कहता है कि साहब मैं उसका सब कुछ लगता हूँ, मैं उससे प्यार किया करता था और आज अगर एक तरह से देखा जाए तो उसी की वजह से इस जेल के अंदर बंद हूँ। लेकिन मुझे पता है कि वो मेरा राह देखेगी, जब मेरी सज़ा कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद वो मुझसे मिलने के लिए ज़रूर आएगी और मेरे साथ वो शादी करेगी। इस बात को सुनकर पुलिस वालों को इंटरेस्ट आने लगता है और फिर वो उससे पूछने लगते हैं कि वो कैसे। तो यहाँ पर जो लड़का होता है वो अपनी पूरी कहानी बताता है। कहता है कि साहब मैं अपने गांव में 12वीं क्लास में डिस्ट्रिक्ट को टॉप करता हूं और जैसे मैं डिस्ट्रिक्ट टॉप करता हूं तो चारों तरफ इस बात की वाहवाही होने लगती है। हमारे गांव के बाहर ही एक दूसरा गांव लग जाता है, यानी कि एक छोटा सा कस्बा, कुछ घर बने हुए हैं दूसरे गांव के लोगों के, और वहां पर जब मैं घूमते टहलते शाम के समय जाता हूं तो एक मास्टर जी होते हैं जिनका नाम मुकेश होता है और वह मुझे अपने पास बुला लेते हैं। जब मैं उनके पास जाता हूं तो पूछने लगते हैं कि हाँ भाई, अच्छे खासे नंबर लेकर तुमने डिस्ट्रिक्ट को टॉप कर दिया और आगे ज़रूर तुमने कुछ ना कुछ नाम रोशन करोगे और अच्छे से पढ़ाई करना। तो मैं कहता हूँ हाँ ठीक है मास्टर जी, मैं अच्छे से पढ़ाई करूंगा। ऐसा कहकर मैं जाने लगता हूं, लेकिन मुकेश मास्टर जी मुझे रोकते हैं और कहते हैं कि रुक जा, मेरी भांजी आई हुई है, उसको भी 2-4 टिप्स दे दे डिस्ट्रिक्ट टॉप करने की। और ऐसा कहकर वह अपनी भांजी को आवाज़ लगाते हैं, कहते हैं कि रजनी बेटा यहाँ पर आना, थोड़ा सा एक लड़के से तुम्हें मिलाना है और इससे कुछ पूछ ले पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड, क्योंकि तुम भी तो अभी 12वीं की हो और उसके बाद आगे की पढ़ाई तुम्हें करनी है, तो इससे टिप्स लो ताकि तुम भी अच्छी तरह से पढ़ सको। उसके बाद रजनी, जो कि देखने में बेहद ही खूबसूरत थी, और जैसे ही सतीश बताता है कि साहब मैं उसे देखता हूँ तो देखते ही एकदम से उसका मुरीद हो जाता हूँ। और उसके बाद जब आकर वो मुझसे बात करती है कि आपने ही टॉप किया था, मामा जी बता रहे थे, आपने कैसे कर लिया ये टॉप, इस तरह की बातें वो कहती है। तो यहाँ पर जो सतीश होता है वह भी उसे बताने लगता है कि बस ऐसे ही मेहनत की और मेहनत करके मैंने कर लिया, आप भी कर सकती हो, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। जब इन दोनों में बातें होने लगती हैं तो तभी मामा जी को किसी का फ़ोन आ जाता है और उसके बाद जब एक दूसरे से बात करते हैं तो यहाँ पर रजनी जो होती है वो तीखी निगाहों से सतीश की तरफ देखने लगती है। अब जब ये दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं तो उसके बाद जो सतीश होता है वह 2-4 बात इसे बताकर यहाँ से जाने लगता है और यहाँ पर जो रजनी है वो मुस्कुराते हुए उसे विदा करती है। लेकिन इसके बाद जब तक रजनी यहाँ पर रहती है बार बार ये चक्कर लगाया करता है और कहीं ना कहीं दोनों के मन में एक दूसरे के लिए प्यार जगाता है। उसके बाद जो लड़का होता है उसे अब घर वाले जो होते हैं वो कहते हैं कि बेटा अब आगे की पढ़ाई करेगा या क्या करेगा, क्योंकि घर की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी और इसीलिए वह ये बात पूछ रहे थे
कि पढ़ाई करनी है तो बेटा हमारे पास इतना पैसा नहीं है। तो वह कहता है कि पढ़ाई करूंगा लेकिन आपसे पैसा नहीं लूंगा, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। ऐसा कहकर वह अपने माता पिता से मना कर देता है और खुद अब पढ़ाई करने की तैयारी करने लगता है। इधर उधर दूसरों के कामों को करने लगता है और उनसे पैसे लेने लगता है। अब तभी जब गांव के एक व्यक्ति के पास वो पैसे लेने के लिए जाता है काम करके, तो उसी समय जो गांव का व्यक्ति होता है वो कहने लगता है कि भाई ये बताओ बेटा, तुम तो इतने पढ़े लिखे हो, फिर मजदूरी क्यों कर रहे हो? तो वो कहता है कि अंकल जी मुझे आगे की पढ़ाई करनी है और घर वालों के पास इतना पैसा नहीं है। तो उसके बाद गांव का जो व्यक्ति होता है फिलहाल तो इसे मजदूरी दे देता है, लेकिन जब गांव में इस बात को करता है तो गांव में एक मीटिंग बनती है और मीटिंग के तहत उसे पढ़ने के लिए बाहर भेजने के लिए लोग पैसा इकट्ठा करते हैं कि भाई फलाने का लड़का है, गांव का नाम रोशन करेगा, डिस्ट्रिक्ट टॉप किया है, तो उसे ना पैसा दे देते इकट्ठा करके, ताकि वो हमारा एहसान भी मांगने। कोई ना कोई बच्चा ही ऐसा निकला करता है और इसी वजह से सभी लोग पैसा इकट्ठा करके उसे पटना भेज देते हैं पढ़ाई करने के लिए और वहाँ पर रहकर वह पढ़ाई करने लगता है। इधर जो लड़की होती है वह भी आगे की पढ़ाई वहीं से करती है और वहाँ पर रहकर जब वह भी पढ़ाई करती है और वो पढ़ाई करता है तो एक दिन वहाँ पर भी इन दोनों की मुलाकात हो जाती है। अब प्यार तो एक दूसरे से था ही और यहाँ पर कोई देखने वाला भी नहीं था, तो इसी वजह से दोनों एक दूसरे से बातचीत करने लगते हैं और ये बातचीत का सिलसिला कुछ ऐसा होता है कि यहाँ पर इन दोनों की मीटिंग भी होने लगती है और मीटिंग के पीछे जो लड़का सतीश होता है वह रजनी को देख देख कर ही अपनी पढ़ाई लिखाई को बिल्कुल बंद कर देता है और सोचता है कि प्यार के लिए अब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, प्यार मिल गया इतना ही काफ़ी है। ये सोचना उसका बिल्कुल गलत था। उसके बाद वो उसके आगे पीछे ही घूमा करता है। लड़की तो थोड़ी बहुत पढ़ाई कर लिया करती है, लेकिन लड़का जो टॉपर था वह बिल्कुल भी पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं देता है और धीरे धीरे जब इन बातों को लगभग 6 महीने बीत जाते हैं और उसकी पढ़ाई से बिल्कुल जी हट जाता है, तो उसके बाद एक दिन क्या होता है, जो रजनी होती है वह उसके पास रोते हुए आती है। यहाँ पर रजनी को रोता हुआ देखकर वह कहने लगता है कि क्या हुआ रजनी, क्यों परेशान हो? कोई परेशानी है तो तुम मुझे बता सकती हो। इस बात को सुनकर यहाँ पर जो रजनी है वो कहती है कि नहीं रहने दो, तुमसे नहीं होगा कुछ भी। तो वह कहता है कि तुम बताओ तो सही, आखिर बात क्या है? तो इस बात को सुनकर जो रजनी होती है वो बता देती है, कहती है कि दरअसल एक लड़का है हमारे पड़ोस में रहा करता था और अब वो मुझे ब्लैकमेल किया करता है। इस बात को सुनकर वह पूछने लगता है कि क्यों? तो वो कहता है कि मैं एक दिन नहा रही थी और उसी समय उसने बाथरूम से मेरे फोटो वगैरह खींच लिए थे और अब उनको वायरल करने की धमकी देता है। इस बात को सुनकर यहाँ पर जो सतीश उसे प्यार किया करता था उसे बड़ा ही गुस्सा आता है और उसके बाद वो कहता है कि कहाँ मिलेगा वो? तो वो कहती है कि नहीं रहने दो, तुम खामाखाई चक्कर में मत पड़ो, मैं अपने आप देखती हूँ क्या होना है, क्योंकि वो मुझसे शादी करने के फोर्स कर रहा है। लेकिन जब शादी की बात आती है तो यहाँ तो सतीश भाई साहब पहले से शादी के सपने सजो कर बैठे हुए थे, तो इसीलिए वो कहता है कि नहीं तो मुझे बताओ कि वो कहाँ मिलेगा और मैं देखता हूँ उसे। उसके बाद जो रजनी होती है वह उसे बता देती है और उसके बाद जो लड़का होता है वह उसे धमकी देकर आता है। एक दिन जाता है अपने गांव, जब जा रहा था तो उसके घर जाता और घर जाकर उसे धमकी देता है, बाहर बुलाकर कहता है कि देख जो कुछ भी तूने कर रखा है अपने फ़ोन से वो वीडियो डिलीट कर दे, वरना देखना मैं तुम्हें इस दुनिया से विदा कर दूंगा। ऐसी धमकी देकर वह उसे धमकाकर बुरी तरह से, वहाँ पर कुछ लोग और थे, वहाँ से वापस अपने घर चला जाता और अपना एड्रेस भी बता कर आया था कि तुझे जो भी कुछ बात करनी है मुझे बता देना और रजनी के साथ तेरा जो कुछ भी है उसे ख़त्म कर दे। इस बात को सुनकर उस लड़के को, जो दूसरा लड़का था, उसे बड़ा ही बुरा लगता है और उसके बाद वह अब इस बात का बदला लेना चाहता है कि भाई उसकी हिमायत में मुझे घर पर आकर धमकी दे गया और इसीलिए अब उसे घर पर जाकर ही धमकाने का फैसला करता है। ऐसा सोचते हुए वह सीधा उसके घर जाता है, क्योंकि गांव ज़्यादा दूर नहीं थे, आसपास ही थे। और जैसे ही उसके घर जाता है और घर जाकर उसे धमकी देता है तो साथ में वो अपने एक तेज़धार हथियार भी लेकर गया था और उसके बाद उसे धमकाते हुए उस हथियार को लहराते हुए उसकी तरफ चलाने लगता है। अब एक बार छोटा सा कट उसके हाथ पर लग जाता है और इसके बाद वह पीछे हटता है और पीछे हटते हटते, यानी कि वो तो हथियार को आगे बढ़ाता आ रहा है और वो पीछे हट रहा है, और तभी अचानक से उसके हाथ में एक ईंट पड़ जाती है घर के अंदर, क्योंकि फिलहाल जो घर वाले थे वो कहीं बाहर गए हुए थे और ये अकेला ही था घर के अंदर। तो उसी वजह से उस ईंट को उठाता है और उठाने के बाद सीधा उसके सर में दे मारता है। इसी वजह से वह जो लड़का होता है वह इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है और फौरन से यहाँ पर पुलिस को बुलाया जाता है। और जो लड़के के घर वाले होते हैं वो ठीक ठाक फैमिली थी, तो इसीलिए वो उसको अच्छी तरह से फंसाने का प्रोग्राम सेट कर देते हैं।
क्योंकि यहाँ पर वैसे तो ये जो कुछ भी हुआ था ये आत्मरक्षा में हुआ था, क्योंकि तेजधार हथियार था और उससे उसकी जान भी जा सकती थी। लेकिन फिर भी वो लोग उन सारे सबूतों को गायब करवा देते हैं पुलिस से और उसके बाद उसे सजा करवा देते हैं। हालांकि लड़का जो था सतीश, उसकी तरफ से भी केस लड़ा गया था, वकील साहब खड़े हुए थे, लेकिन पैरवी करने के लिए कोई नहीं आया था, क्योंकि इसके घर वाले तो काफ़ी ज़्यादा गरीब थे और वह तो ऊपर वाले के ऊपर सारा कुछ छोड़ देते हैं। पैरवी किसी ने नहीं की थी और वकील भी किसी और ने किया था। तो यहाँ पर लड़का समझता है कि रजनी जो है उसी ने उस वकील को किया होगा। ये सारी बातें जब उस जेलर साहब के सामने आती हैं तो जेलर साहब भी भावुक हो जाता है, कहता है कि यार तुम्हारे साथ तो सच में ही बहुत गलत हुआ है और तुम्हारे केस को तो रीओपन होना चाहिए। इस बात को सुनकर जो लड़का होता है वो कहता है कि रीओपन तो देखा जाएगा, बस मैं एक बार रजनी से मुलाकात करना चाहता हूँ और वो मुझसे मिलने क्यों नहीं आ रही है। ऐसा कहते हुए वो फूट फूट कर रोने लगता है। तो उसके बाद जेलर साहब कहते हैं चिंता मत करो, तुम्हारी जो पैरवी कर रहा है उसको हम तुम्हारे पास ले आएंगे, क्योंकि वकील से बात कर लेंगे और वकील बता देगा कि उसका एड्रेस कहाँ है, क्योंकि रिकॉर्ड वगैरह में तो रजनी का कोई भी एड्रेस नहीं था। इसी वजह से यहाँ पर जो जेलर साहब होते हैं उस पुलिस वाले से कहते हैं कि तुम्हें अगर 2 दिन की छुट्टी चाहिए तो छुट्टी ले लो, लेकिन उस लड़की को लेकर आओ जो इसकी पैरवी कर रही है और इससे उसको मिला दो। इसके बाद यहाँ पर जो पुलिस वाला होता है वह ऐसा ही करता, 2 दिन की छुट्टी लेता है और सीधा वकील साहब से उस लड़की का एड्रेस लेता है जो उसे पैसे दे रही है केस लड़ने के लिए। वकील साहब पहले तो मना करते हैं कि नहीं, तो वो कहता है कि देखो प्यार का मामला है, लड़का तड़प रहा है, एक बार उसे मिलना है बस उससे। तो इसके बाद वकील साहब जो होते हैं उस लड़की का एड्रेस दे देते हैं और जैसे ही पुलिस वाला वहां पर जाकर लड़की का नाम पूछता है तो लड़की तो होती है, लेकिन उस लड़की का नाम रजनी नहीं, उसका नाम पूनम होता है। इस बात को देखकर पुलिस वाला हैरान होता है और कहने लगता है कि वो तो रजनी बता रहा था, लेकिन तुम कौन हो जो तुम्हारा नाम पूनम है। तो उसके बाद वो कहती है कि उस बात को मैं उसी को बता दूंगी, मैं रजनी को जानती हूँ अच्छी तरह से और मैं ही उसकी पैरवी कर रही हूँ। रजनी की तो शादी हो चुकी है और वो फिलहाल अपने हनीमून पर जा चुकी है। इस बात को सुनकर पुलिस वाले की कुछ समझ में नहीं आता है, लेकिन जेलर साहब ने कहा था कि पैरवी वाले लड़की को लेकर आना जो इससे मिल सके, और उसके बाद वह उसे लेकर वहाँ से सीधा जेल में पहुंच जाता है और उन दोनों की मीटिंग कराई जाती है। जब ये लड़का पूनम को देखता है तो कहने लगता है कि पूनम तुम यहाँ पर क्या कर रही हो और तुम रजनी कहाँ है। तो उसके बाद पूनम की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह एकदम से फूट फूट कर रोने लगती है। सतीश जो होता है वो पूछता है कि क्या हुआ, बताओ तो सही मुझे। तो उसके बाद वो कहने लगती है कि तुम कितने भोले हो ना, छोटी छोटी बातों में फंस गए और उसके बाद देखो जेल के भीतर भी तुम्हें उसी का ख्याल है। अरे मूर्ख, उसने तुझे धोखा दे दिया है, वो कोई प्यार व्यार तुझसे नहीं करती थी, वो उसकी तो शादी एक बहुत बड़े बिजनेसमैन से हो गई थी, घर वालों ने करवा दी थी तय, और उसके बाद उसने केवल तुम्हारा इस्तेमाल किया है ताकि उसके रास्ते का कांटा हट सके। जिस लड़के के साथ तुम्हारी वारदात हुई थी, जिसके लिए तुम जेल में बंद हो, वो लड़का पहले रजनी से प्यार किया करता था, रजनी भी उससे प्यार किया करती थी, लेकिन उनके प्राइवेट पल कुछ उसके पास होते हैं और जैसे लड़के को पता चलता है कि भाई इसकी शादी होने वाली है तो उसके बाद वह उन जो वीडियोज होते हैं उनको वायरल करने की धमकी देता है और कहता है कि मुझसे शादी करो। लेकिन रजनी जब इस बात को देखती है तो उसके बाद तुम्हें मोहरा बनाकर ये सारा कुछ खेल खेलती है और खुद तो सेफ निकल गई, वो अपनी हनीमून मना रही है अपने उस पति के साथ शादी करके, क्योंकि तुमने उस काम को होते ही सबसे पहले उसका फ़ोन तोड़ा था जिसमें उसका सारा डाटा ख़त्म हो गया था, जो भी वीडियो वगैरह थी सारी कुछ डिलीट हो चुकी थी। अब इस बात को सुनकर यहाँ पर जो लड़का होता है वह रोने लगता है और कहता है कि नहीं ये सही नहीं है, कह दो कि ये सब कुछ झूठ है। तो पूनम जो होती है रोते हुए कहती है कि नहीं बिल्कुल सच है। इस बात को वह इंस्पेक्टर साहब भी, पुलिस वाला यानी कि जो जनाब था, वह भी सुन रहा था और सुनने के बाद उसकी भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। और जब वह ये बात जेलर साहब को बताता है तो जेलर साहब भी रोने लगता है। जो पूनम होती है उससे पूछा जाता है कि भाई तुम ऐसा क्यों कर रही हो। तो उसके बाद पूनम बताती है कि साहब इसकी कहानी जो रजनी है वो मुझे सुनाया करती थी कि देखो कितना बेवकूफ़ है, मेरे ऊपर विश्वास करके मेरे पीछे भागा दौड़ा चला आया और अब मैं ऐसे करूँगी। मैं उससे मना भी करती थी लेकिन वो मानती नहीं थी, और इसे देखकर मुझे एक तो पता चल गया कि इसके बराबर प्यार करने वाला शायद ही कोई इस दुनिया में होगा, इसीलिए मुझे इस पर प्यार आ गया और इस पर तरस आया। और पहले तो तरस आया था लेकिन अब प्यार आता है कि कोई इतनी ऐसी लड़की के लिए भी इतना पागल हो सकता है, इसीलिए शायद मैं इससे प्यार करने लगी हूँ। मैंने वो वकील किया था जिस वकील ने अब तक पैरवी जो कुछ भी केस है वो लड़ा था, लेकिन इसका सहयोग नहीं था क्योंकि मैं इसके सामने नहीं आ सकती थी और उससे पहले काफ़ी ज़्यादा टूट जाता, तो इसीलिए मैं पीछे से लड़ रही थी इसके केस को, लेकिन जब आप लोग आ गए तो मुझे मजबूरन सामने आना पड़ा। यहाँ पर लड़का भी ये बात सुनता, सभी लोग एक साथ बैठकर ये बातें कर रहे थे और उसके बाद जो जेलर साहब होते हैं वो कहते हैं कि बेटी देखो जो कुछ भी इससे हुआ है वो एक आत्मरक्षा है,
यानी कि अगर ये ऐसा नहीं करता तो इसका जो सामने वाला प्रतिद्वंदी है वो इसे इस दुनिया से विदा कर देता। और अगर तुम्हें केस जीतना है तो ऊपर वाले कोर्ट में दोबारा से अप्लाई करो और ये बाहर आ जाएगा। इस बात को सुनकर रजनी कहती है सच में? तो वो कहता है कि हाँ, लेकिन इसके लिए अब तुम दोनों को कोऑर्डिनेशन करना होगा, तुम्हारे वकील को कोऑर्डिनेशन करना होगा एक दूसरे से। ये बार बार मिलकर जो कुछ भी बताना है, जो कुछ भी कहना कोर्ट के अंदर, वो सारी चीज़ें करना और ज़रूर से बाहर आ जाएगा। इस बात को सुनकर पूनम जो खुश हो जाती है और कहती है कि ठीक है साहब, मैं एक बार और आगे अप्लाई करवाती हूँ वकील साहब से, और अब तो कोऑर्डिनेशन करके सब कुछ करेंगे। सतीश जो होता है इस बात को सुनकर बड़ा ही खामोश रहता है और उसके बाद जेलर साहब की मदद से साथ में, यानी कि जेलर साहब की बैक सपोर्ट थी, सामने जेलर साहब नहीं आए थे और वकील साहब की मदद से यहाँ पर दूसरे कोर्ट में केस जाता है और वहाँ पर उसे थोड़ी बहुत सजाई दी जाती है, जिसके बाद वह बरी भी हो जाता है क्योंकि आत्मरक्षा सिद्ध हो जाती है। भले ही सबूत वगैरह हटा दिए गए थे, लेकिन हाथ का वो कट और साथ में जो कुछ भी चीज़ें थी उनसे ये प्रमाणित हो गया था कि भाई आत्मरक्षा के ऊपर सब कुछ हुआ है, जो कुछ भी हुआ है। तो उसके बाद उसे कुछ दिनों में बरी कर दिया जाता है और जब वह बरी होकर बाहर आता है तो जेलर साहब और वो पुलिस वाला दोनों के दोनों उससे मिलते हैं और कहते हैं कि बेटा देखो, वो तो बेवफा थी जिसने तुमसे प्यार का दिखावा किया, लेकिन ये लड़की असलियत में तुमसे प्यार किया करती है और इसका साथ मत छोड़ना। उसके बाद जो लड़का होता है सतीश, वह पूनम का हाथ पकड़ता है और कहता है कि पूनम, आज से मैं और तुम अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत करेंगे। और उसके बाद पूनम और सतीश दोनों के दोनों शादी कर लेते हैं और शादी करने के बाद यहाँ पर जो लड़का होता है वह फिलहाल वकालत की पढ़ाई कर रहा है, क्योंकि और कोई पढ़ाई तो उसके अब समझ में नहीं आ रही, लेकिन वो इस पढ़ाई को करना चाहता है जिस पढ़ाई की वजह से वो ऐसे आशिकों को न्याय दिला सके। हालांकि आज तक भी जो सतीश होता है उसके दिमाग में वो बात घूमा करती है कि भाई किस तरह से उस लड़की रजनी ने उसका फ़ायदा उठाया, लेकिन वो करे भी तो क्या करे, क्योंकि वो प्यार में अंधा इतना हो गया था और इसमें उसकी खुद की गलती थी, ना कि रजनी की। क्योंकि हम जब इतने सीधे दिखाई देंगे तो सामने वाला तो हमारा फायदा उठा ही लेगा। ये बात अपने मन को समझाकर वह फिलहाल पूनम के साथ अपने जीवन को आराम से व्यतीत कर रहा है और कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं है। पूनम को भरपूर प्यार किया करता है और जीवन आराम से चल रहा है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको जैसी भी लगी हो कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिल सके आप लोगों के लिए ऐसी अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज़ को अप्लाई कर सको। मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ। अब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।